राधा, ओ राधा, अरे भाई कहाँ व्यस्त हो? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? आज ऑफिस से आती आपको पता तो है खाना बनाने का समय है। रसोई में थी और कहाँ जाऊंगी। आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है? राधा, आज बड़ी जीजी का फोन आया था। कह रही थी 2 दिन बाद की ट्रेन से भोपाल आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। 1.5 साल हो गया जीजी से मिले हुए। मैं अभी छोटी और माँ जी को भी खबर देकर आती हूँ। पति श्याम की बात सुनकर राधा उत्साहित होकर देवरानी सुजाता के कमरे में जाती है। सुजाता, बड़ी जीजी आ रही है 2 दिन बाद। तुम्हारे जेठ जी के पास फोन आया था उनका। अरे वाह भाभी, सच में जीजी से मिले तो बड़े दिन हो गए थे। ऐसा करते हैं, उनकी पसंद की साड़ी और शॉल ले आते हैं। और पिछली बार जीजी आई थी तो माँ जी का बड़ा मन था उन्हें पायल देने का, तो इस बार मैं पहले ही लाकर माँ जी को दे देती हूँ। अपने हाथ से देंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक कह रही हो छोटी, इतने दिन में जीजी आ रही है, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। दोनों देवरानी जिठानी ननद के आने की खबर सुनकर बड़ी उत्साहित थी। उनके आने से पहले ही दोनों ने उनकी पसंद का खाना बनाया और तरह तरह के उपहार लाकर रख दिए। 2 दिन बाद तय समय पर ननद सुषमा घर आ गई। जीजी सच्ची आंखें तरस गई थी आपको देखने को। इस बार जीजा जी आएंगे तो मैं उनसे झगड़ा करने वाली हूँ कि हमारी दीदी को इतने दिनों बाद मायके क्यों भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, अब मुंबई से भोपाल की दूरी भी तो बहुत ज़्यादा है। इतनी दूर से जल्दी जल्दी आना कहाँ हो पाता है। बाकी आपके जीजा जी तो मुझे कहीं भी आने जाने के लिए मना नहीं करते। अच्छा जीजी, आप पहले चाय नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। मैं भी काम निपटा कर आती हूँ। कुछ देर बाद, माँ, तुम तो बहुओं के साथ ऐसे खुश हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं कि बेटी कहाँ है, कैसी है। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचती है? माँ का मन तो हमेशा अपने बच्चों के साथ ही होता है। माना कि मैं अपने बेटे बहुओं के साथ खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। रहने दो माँ, मैं सब समझ रही हूँ। अगर इतनी ही चिंता होती तो क्या मुझे ये सब कहने की नौबत आती। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा जो तू ऐसे कह रही है? माँ, आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें खबर ही नहीं है। अरे बाबा, हुआ क्या है? मुझे भी तो पता चले। कुछ बताएगी या पहेलियाँ ही बुझाती रहेगी? आपको पता नहीं चला? झांसी वाले चाची चाचा ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटे और बेटी में आधी आधी बांट दी। और मेरी सहेली पुष्पा है ना, उससे तो उसकी माँ ने दिल्ली में फ्लैट लेकर दिया है। अरे इतने दिनों बाद आई है, माँ की खैरियत नहीं पूछ रही, पहले दुनियादारी की बातें लेकर बैठ गई। अरे पहले बैठ तो सही मेरे पास, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, आज ना तेरी पसंद के पराठे बना देती हूँ। माँ, मुझे सब पता है। मेरी बात को काटने के लिए आप ऐसी बातें कर रही हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ अपने बच्चों से एक समान प्यार करती है। बस ये दुनिया की रीत है कि बेटी को ससुराल जाना होता है, लेकिन तू भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितने श्याम और मोहन। तभी बहू सुजाता आ जाती है। हाँ माँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जीजी, माना कि साल साल भर आप मायके नहीं आती, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं होता जब माँ जी और आपके भाई आपको याद ना करती हो। माँ तो अपने लिए कपड़े लेने जाती है तब भी हमेशा कहती है, सुषमा आती तो उसे भी दिला देती, उस पर चटक रंग फपते हैं। माँ जी, आपकी घुटनों में दर्द रहता है, आप रहने दीजिए। पराठे मैं बना कर खिला दूंगी जीजी को। आप जीजी को वो दिखाओ ना जो मंगवा कर रखा है। अरे हाँ, मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई थी कि तेरे लिए कुछ मंगवाया है मैंने। इतना कहकर माँ उठकर अपनी अलमारी से एक पैकेट निकाल कर लाती है। ये देख, ये तेरे लिए ना पायल बनवाई है, और ये सूट और साड़ी तेरी भाभियों की तरफ से। अब ठंड आ गई है ना, तो छोटी एक शॉल भी ले आई। सच में जिस दिन से खबर मिली कि तू आ रही है, दोनों तैयारियों में लगी हुई है। बड़े भाग से ऐसी प्यार करने वाली भाभियाँ मिलती है, वरना हमारी भाभियाँ तो हमें मायके आया देख या तो अपने मायके भाग जाती थी या फिर मुंह बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। माँ कृष्णा अपनी तरफ से बेटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुषमा के तेवर देखकर लग रहा था कि इस बार वो भाई भाभी और माँ से मिलने के लिए नहीं आई है, बल्कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। 2 दिन तक कृष्णा देखती है कि सुषमा के तेवर कुछ ठीक नहीं है। वो भाभियों से मिल रहे प्यार और सम्मान के बाद भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी।
वो हर बार की तरह न तो माँ के पास बैठकर उनके सुख दुख पूछ रही थी और न ही भाभीियों के साथ उनकी हंसी ठिठोलों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। क्या बात है बेटा, तू आती थी तो घर की रौनक बदल जाती थी। रात के 11 बजे तक तुम तीनों ननद भाभीियों की हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। इस बार तो तू जैसे सबसे कटी कटी सी लग रही है। मेरे पास भी नहीं बैठती, न जाने किस सोच में गुम है। घर पर सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी और बच्चे सब ठीक है ना? माँ किसके पास बैठूं? आपसे अपने मन की बात कहने की कोशिश की तो थी, लेकिन आप बदले में अपनी बहुओं के गुण गिनाने लगी। सच्ची बात तो यह है माँ कि शादी के कुछ सालों बाद बेटी अपने मायके में मेहमान या बाहर वाली बन जाती है। न मेरा यहाँ कोई अधिकार है, न अपना है। सब कुछ आपका और आपके बेटे बहुओं का है। गलती हुई जो मैं आ गई। अब से मैं भोपाल की शक्ल भी नहीं देखूंगी। अरे ये कैसी बात कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर कष्ट क्या है तुझे? मायके में तुझे प्यार मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन पता नहीं तुझे क्या चाहिए। माँ, मुझे आपकी बहुओं के झूठे मान सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच में मैं इस घर की कुछ लगती हूँ तो मुझे भी इस घर का एक फ्लोर चाहिए। क्या कहा? तुझे एक फ्लोर दे दूँ तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ, नीचे का फ्लोर मुझे चाहिए। आखिर पापा के मकान में बेटी का भी तो हिस्सा होता है ना। सुषमा की बात कमरे के बाहर खड़ी सुजाता के कान में भी पड़ जाती है। सुजाता तेज कदमों से जेठानी के कमरे में जाकर उन्हें भी सास के कमरे के बाहर ले आती है। भाभी, जीजी जीजी करते हमारी जुबान नहीं थकती थी। जीजी के लिए ये ले आओ, जीजी को वो बनाकर खिला दो, और देखो जीजी के मन में काला निकला। क्या बोल रही है छोटी? कैसी बात कर रही है? सही बोल रही हूँ भाभी, अपने कानों से सुना है। आपको भी वही सुनाने के लिए लाई हूँ। जीजी यहाँ हमसे मिलने नहीं आई, बल्कि मकान में अपना हिस्सा लेने आई हैं। क्या? हे भगवान, हमने ऐसी क्या कमी कर दी जो दीदी हमसे रिश्ता खत्म करके अपना हिस्सा मांग रही है? भाभी, अभी भी आपको जीजी की ही पड़ी है। अरे अपने बच्चों का भविष्य सोचिए। इस छोटे से मकान में अलग अलग मंजिल पर रहकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर इसमें से एक मंजिल दीदी ले लेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? देख सुजाता, कानूनन तो उनका भी हक है इस घर में। हम इनकार करने वाले कौन होते हैं? बस ये तो आपसी संबंधों की बात है कि बेटियां हिस्से की जगह भाई भाभी का प्यार चुनना पसंद करती हैं। अब अगर उन्हें हिस्सा चाहिए तो हमें संतोष करना ही होगा। हाँ हाँ, माँ जी दे दे जीजी को हिस्सा। फिर मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं उनकी खातिरदारी करूँगी या लाड लड़ाऊँगी। अगर प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करना? मैं तो सुषमा जीजी को एक गिलास पानी भी नहीं देने वाली। सास का जवाब सुनने को दोनों बहू अधीर हुई जा रही थी, इसलिए सास के कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोनों अंदर दाखिल हो जाती हैं। देख सुषमा, तेरी बात बिल्कुल सच है। मेरे 3 बच्चे हैं तो हर चीज़ के 3 हिस्से होने चाहिए। मैं कल ही वकील को बुलाकर सब कुछ 3 हिस्सों में बांट देती हूँ। बस मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि जायदाद के साथ सबको जिम्मेदारियाँ भी बराबर बराबर मिलेंगी। बोलो मंजूर? जिम्मेदारी मतलब? मैं भी सालों से भोपाल में रह रहकर परेशान हो गई हूँ। सोच रही हूँ तेरे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ। क्या मुंबई? माँ, आपको पता तो है मुंबई में पहले ही जगह की प्रॉब्लम है और महंगाई की तो पूछो ही मत। लेकिन बेटा, अगर तू हिस्सा लेगी तो माँ की जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी। और हाँ, मेरा ना चश्मा टूट गया है तो अब मुंबई में ही आँख टेस्ट करा के नया चश्मा बनवा लेंगे। और हर 6 महीने में ना मेरा हेल्थ चेकअप हुआ करता है, तो वो भी लगे हाथ करवा देना। और मेरी बीपी शुगर की दवा का ना खास ध्यान रखना होगा, एक दिन की भी मिस ना होने पाए। माँ, मैं तो बच्चों को छोड़कर बाहर जा ही नहीं पाती, और उन्हें कहाँ इतना समय मिलता है कि रोज़ रोज़ अस्पताल भागे। आपका इलाज भोपाल से चलता है तो आप आराम से यहाँ रहिए ना। भैया भाभी को आपकी दवाइयों का भी पता है, वो सब अच्छे से कर भी तो रहे। क्यों बेटा, बस सुनकर ही घबरा गई? अभी तो पापा की और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे किसी के जन्म या मृत्यु में शामिल होना, मौके के अनुसार शगुन भिजवाना, मेहमानों की देख रेख करना। अरे पर वो सब तो भैया करेंगे ना। पापा के नाम जो भी न्योता आएगा उस पर भैया ही तो लेन देन करेंगे, मैं क्यों करूँगी? सुनने में अटपटा लगा ना बेटा? हाँ, तो थोड़ा अजीब ही, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि हक बेटी का और जिम्मेदारी बेटे की। अगर ज़माना बदल गया है तो बेटी भी तो बेटे का फ़र्ज़ निभाए।
जैसे तू आज सामने से आकर अपना हिस्सा मांग रही है, वैसे कल को भैया भी तो जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, तब मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए बेटा हिस्सा चाहिए तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। माँ कृष्णा की बात सुषमा अच्छी तरह समझ गई थी। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ये बात तो उसके मन में कभी आई नहीं थी कि भैया अगर पापा के मकान में रहते हैं तो माँ की, पापा की सारी जिम्मेदारियाँ भी तो वही उठाते हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने गलती की आपसे ऐसी बात कहकर, लेकिन आपने सही समय पर सही सीख देकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया। आप सही कहती हैं, मायके में मेरे भाभी के साथ संबंध बने रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सांगसु का ये बदला रूप देखकर उसकी सास खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक दिन सांगसु के कमरे से सास को उसके कमरे से भाग दौड़ की आवाजें आती हैं। वो जैसे ही कमरे में झांकती है, सांगसु छिपकली को पकड़कर खाने ही जा रही होती है कि तभी सास उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू ये क्या कर रही हो? तुम तो हमारी संस्कृति को अपना रही थी और ये क्या? सांगसु सास को सामने देखकर हैरान सी उसे देखती है और छिपकली मौका देखकर सांगसु के हाथ से निकल जाती है। चलो बाहर चलो, और अब तुम रसोई में नहीं जाओगी। मुझे तो लगा था तुम सुधर गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस सांगसु रोने लगती है। सास एक बार फिर उसकी भोली शक्ल पर बहल जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। सास अपने बेटे को शाम को बताती है, बेटा तेरी बीवी भले ही चाइनीज हो और हमारे संस्कारों को ना समझ पा रही हो, लेकिन एक अच्छी लड़की भी है वो। हाँ माँ, तभी तो मैंने उससे शादी की है। देख बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके खान पान की आदत को कैसे छुड़वाए, यही बड़ी परेशानी की बात है। रहने दो ना माँ, जो खाती है खाने दो। इन लोगों को सुधारना वैसे भी हम इंडियंस के बस की बात नहीं है। सास को बेटे की ये बात चुभ जाती है। उसके अंदर का हिंदुस्तानी आत्मा जाग जाता है और वो खड़ी हो जाती है। अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। तू भारतीय सास को चैलेंज ना कर। हाँ देख ले माँ, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। मुझे तो उसकी हर आदत पसंद है। अरे पसंद के बच्चे, जो तेरी बीवी खाएगी वही तेरे बच्चे को भी खिलाएगी। अब सास सोच में पड़ जाती है। तभी उसे आइडिया आता है। वो अगले दिन सांगसु को बुलाती है और कहती है, देखो बहू, तुम तो अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी और ऐसी हालत में तुम्हें मैं किचन में जाने नहीं दूंगी। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे स्वाद को समझ सकती हूँ। आज से ये सारे जानवरों का जो भी डिश रहता है ना, वो मैं ही तुम्हारे लिए बना दिया करूँगी, ठीक है? आपको बनाना आता है? ऐसा कोई खाना नहीं जो मुझे बनाना नहीं आता। तो रुक, आज मैं तुझे छिपकली बनाकर खिलाऊंगी। हाँ। सांगसु के साथ ही उसका पति भी सोच में पड़ जाता है कि माँ छिपकली कैसे पकाएंगी, लेकिन वो बोलता भी तो क्या। थोड़ी देर बाद सास प्लेट में छिपकली, टमाटर और प्याज के टुकड़े हरी चटनी के साथ लेकर आती है। प्लेट को सजा देखकर मुंह में पानी आ जाता है और सांगसु चपर चपर कर सारी प्लेट खाली कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास उसे हरे हरे कीड़े तल कर देती है। वो उसे भी चाव से खा लेती है। अब क्या था, सांगसु के तो मजे ही हो गए। रोज वो बस जानवर का नाम लेती और सास उसे प्लेट में सजा कर खिला देती। ये बात सांगसु के पति को नहीं पच रही थी। एक दिन उसने कहा, माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा घर बचाने के लिए ये सब भी बना सकती हो। सुन बेटा, कान खोल कर सुन ले। मैं हूँ तेरी माँ, और वो भी पक्की भारतीय। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं माँ, जरा ये भी तो बता दो। बेटा, जो तेरी बीवी स्वाद ले लेकर खा रही है ना छिपकलियाँ, वो दरअसल सोयाबीन है।
जो मैंने स्पेशल सांचे में बनाई थी। हैं? और वो हरे कीड़े तले हुए? बेटा वो तो बेसन में लपेट कर पालक है, जिसे मैंने रंगों में भिगो कर तले थे। अब और मत पूछना, चाइना की शॉपिंग साइट से मैंने कई जानवरों के बने सांचे खरीदे और मैदा, सूजी, बेसन, हरी सब्जियां, पनीर, सोयाबीन की सहायता से बहू के लिए खाना भी बनाया। अब देखो, उसे हरी सब्जियों की कीमत भी पता चल गई। मान गए माँ, तुम तो ग्रेट हो, ग्रेट। बेटा, भारतीय होने में हमें गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति और खान पान किसी भी देश से सबसे ज्यादा लाजवाब और पौष्टिक है, जिसे आज सारी दुनिया ने माना है। अच्छा होगा कि तू भी मान ले बच्चू। मान गया माँ, मैं भी मान गया। चाइना से आई सांगसू को तो भारतीय सास ने हेल्दी खाने की आदत डाल दी। हरी सब्जी के पकोड़े और सोयाबीन से बनी छिपकली अब सांगसू के सबसे पसंदीदा खाना बन गए थे। लेकिन एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सांगसू दरवाजा खोलने जाती है और काफी देर तक अंदर नहीं आती है। अरे सांगसू, क्या हो गया? कौन आ गया जो तू वहीं फंस गई? तभी सांगसू की तरह सेम टू सेम एक लड़की उसके साथ घर के अंदर आती है। सास दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, जेरोक्स कॉपी? बहू ये कौन है? ये तो हूबहू तुम जैसी ही लग रही है। नहीं मम्मी, ये आपकी बहू नहीं है, आपकी बहू तो मैं ही हूँ। अरे बहू नहीं, मतलब बिल्कुल तेरे जैसी। कौन है ये? माँ, ये मेरी बहन मांगसू है और ये इंडिया घूमने आई है। कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है। बहू तेरे मायके वाले आए, ये तो अच्छा है। लेकिन मैं तुम दोनों को कैसे पहचानूंगी कि कौन कौन है? माँ, सिंपल, हमारे कपड़ों से। मैं तो अब साड़ी पहनती हूँ, जबकि मांगसू तो ड्रेस पहनती है। सिंपल है ना? सास थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, सिंपल तो है, लेकिन इतना भी नहीं। घर में सांगसू और मांगसू मिलकर रहने लगते हैं। दोनों घूमने जाते तो कभी साथ चाइनीज फिल्में देखते। लेकिन कहीं ना कहीं मांगसू को सांगसू से जलन महसूस होती थी। वो देखती थी कि सभी सांगसू से कितना प्यार करते हैं। वो सोचती है कि वो किसी तरह सांगसू को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगी। और एक दिन मौका देखकर मांगसू सांगसू जैसे कपड़े पहन लेती है। अरे बहू सांगसू, जरा चाय तो बना लाना। मांगसू किचन में जाती है और पानी में कॉकरोच उबालकर सास के सामने ले आती है। सास जैसे ही प्याली मुंह में लगाने को होती है, उसे कप के अंदर कॉकरोच तैरता हुआ नजर आ जाता है और वो जोर से चिल्ला देती है। अरे ये क्या, तुमने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी? मांगसू, जिसने सांगसू जैसे ही कपड़े पहने थे, सास पर पूरी चाय फेंककर जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी थी, इस पर चुड़ैल कैसे चढ़ गई? रुक, अभी तुझे ठीक करती हूँ। ये कहकर सास मांगसू के बाल पकड़ लेती है और जोर से पटक देती है। ओह सॉरी सॉरी आंटी जी। सास को मांगसू पर शक होता है, क्योंकि सांगसू उन्हें हमेशा माँ जी कहती थी। सास मांगसू को ध्यान से देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। अब आए दिन मांगसू सांगसू की सास को कभी पैर अड़ाकर गिरा देती, तो कभी उन्हें कमरे में बंद कर देती। वो सिर्फ ये चाहती कि किसी तरह सास सांगसू को घर से निकाल दे। लेकिन सास तो फिर सास ही थी। रात होते ही सास मांगसू के कमरे में चुपचाप जाती है और एक छोटा सा चूहा छोड़ देती है। ओह हाउ टेस्टी एंड फ्रेश, मैं खाऊंगी इसे। ये बोलकर वो घुटने के बल बैठ चूहे का पीछा करती है। लेकिन उस चूहे का रिमोट कंट्रोल सास के हाथ में होता है।
वो धीरे धीरे कर मांगसू को अपने कमरे तक ले आती है और जैसे ही मांगसू सास के कमरे में घुसती है, सास उसके ऊपर चादर डाल देती है और जोर जोर से डंडे मारने लगती है। चोर चोर, अरे मेरे कमरे में चोर आ गया, बचाओ, कोई बचाओ। ये सुनकर सांगसू और उसका पति भी वहां आ जाते हैं और चादर में लिपटी मांगसू को मारने लगते हैं। बहुत देर के बाद सांगसू का पति यानी कि बेटा बोलता है, अरे रुको माँ, अब इसे समझ में आ गया होगा कि ये चोर गलत घर में घुसा था। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, इसे ये भी समझ में आ गया होगा कि गलत औरत से पंगा ले रहा था और अब तो ये जाएगा वहाँ जहाँ उसकी असली जगह है। इतना कहकर सास मांगसू के ऊपर से चादर हटा देती है। सामने मांगसू को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। सास भी हैरानी का नाटक करती है। अरे ओ बेटा मांगसू, तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे घर जाना है। I want to go China. I am sorry आंटी जी। ये बोलकर मांगसू वहाँ से भाग जाती है और सास फिर खुद पर नाज करती है। सांगसू के पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। अच्छा सांगसू, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। तभी वहाँ सांगसू की सास आ जाती है। अरे हाँ, बड़े बड़ों का मैं ख्याल रख लेती हूँ, तू मेरी चिंता ना कर, जा और अच्छे से काम करना। सांगसू का पति चला जाता है, लेकिन उसी दिन रात से देश में लॉकडाउन हो जाता है और पूरा देश बंद हो जाता है, जिसके कारण वो घर वापस नहीं आ पाता है। अरे माँ, मैं अब घर वापस नहीं आ सकता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, चाइना से एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, जिस कारण कोई भी कहीं नहीं निकल सकता। टीवी खोलकर देखिए ना माँ। सास टीवी लगाती है और चाइना को कोसने लगती है। हाय रे हाय, मरे मुए छोटी आंख वाले, पूरा देश बंद करवा कर छोड़ा। हाय रे हाय। क्या हुआ मम्मी जी, किसकी आँख छोटी हो गई? अरे तुम चाइना वालों की। तो इसमें रोने की क्या बात है, मस्करा लगाकर बड़ा कर लेते हैं। अरे मस्करा लगा या मस्का लगा, देश तो बंद हो ही गया ना। हाँ मम्मी जी, मैंने भी सुना। हैं बहू, ये बता, सुना चाइना वाले चिंपैंजी और चमगादड़ भी खा लेते हैं? वो लोग खाते हैं मम्मी जी, लेकिन आपकी बहू बनने के बाद से तो मैं अंडा भी नहीं खाती। हे भगवान, कैसे हैं ये चाइना वाले, आग लगे चाइना को। सांगसू को सास की बात बुरी लग जाती है। मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही है? वहाँ मेरा भी घर और मम्मी पापा है, और गलती किसकी है ये हम नहीं जानते हैं ना। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, चल झोला ला कर दे, मैं बाहर से दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप नहीं जाएंगी। ओल्ड एज के लोगों को ये बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, मोटी जी ने कहा है। हैं? कौन मोटी? वो मिश्राइन? वो बड़ी जवान है जो मुझे बुजुर्ग बोल रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो नहीं। अरे फिर कौन मोटी? वैसे तू बड़ी भोली है बहू, जो मोटी के आगे भी जी लगा रही है। अरे माँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी। ओहो, अरे चीनी गुड़िया, वो मोटी नहीं, मोदी जी हैं, मोदी जी। सही बोल रही हैं। आप घर में रहो, मैं दूध लेकर आती हूँ। सांगसू बाहर जाती है तो देखती है कि लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सांगसू को देखते हैं, सभी एक हो जाते हैं।
इन्हीं चीनियों के कारण हमारे देश में ऐसी जानलेवा बीमारी आई है। हाँ हाँ, पता नहीं क्यों लोग विदेशी बहुएं ले आते हैं। अरे मन तो करता है कि मारो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर। हाँ, ये सब सुनकर सांगसु डर जाती है और वहां से बिना दूध लिए ही घर आ जाती है। वो डर के मारे अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? दूध लेकर क्यों नहीं आई? लगता है तू मुझे बाहर निकलवाना चाहती है कि मैं बाहर निकलूं और कोरोना मुझे पकड़ ले। सांगसु बेचारी सास को क्या बोलती। नहीं माँ जी, दूध खत्म हो गया था। मैं कल जल्दी जाकर सबसे पहले ले आऊंगी। सास वहां से चली जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। सांगसु मार्केट तो जाती है, लेकिन लोगों के गुस्से का शिकार होकर वापस आ जाती है। सास समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। देख बहू, मैं आज जाकर घर का जरूरी सामान ले आती हूँ। सांगसु को माँ की भी चिंता होती है। वो कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो फिर झोला लेकर निकल जाती है। सांगसु को लोगों का डर भी होता है, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो जैसे ही दुकान में पहुंचती है, वो औरत उसे फिर मिल जाती है। अरे चाइनीज कहीं की, तू फिर आ गई। तुम लोगों के कारण ही देश परेशान है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर वो सांगसु पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि उसका हाथ सांगसु की सास पकड़ लेती है। हाय मम्मी जी, अब बाहर क्यों आई? आपको पता है ना, बाहर खतरा है। कोरोना से तो मैं बाद में लड़ूंगी, लेकिन पहले इस औरत को तो समझा दूं। फिर सास सभी को कहती है, सुन लो सब कान खोल कर, ये मेरी बहू है। ये भले ही चाइना की हो, लेकिन संस्कार और खान पान से ये अब पूरी भारतीय है। किसी की मजाल ना हो आज के बाद इसे कुछ कहने की। हाँ। सास की बात सुनकर सभी सांगसु से माफी मांगते हैं और दोनों सास बहू वहां से सामान लेकर घर आ जाती हैं। रायपुर के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिनकी बड़ी ही प्यारी बेटी थी। नाम था सुधा। सुधा दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन सुधा की एक बहुत ही खराब आदत थी। सुधा जब भी खाना खाती, प्लेट में बहुत सारा खाना छोड़ देती। सुधा की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद एक दिन सुधा की सास सुधा को अपने पास बुलाती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी तू अपने हाथ में ले ले। ये ले तिजोरी और भंडार की चाबी। मैंने ये घर बड़े ही सलीके से चलाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम और भी अच्छे से इसे आगे बढ़ाओ। शुक्रिया माँ, मैं आपके विश्वास को कायम रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, और कभी कोई मुश्किल हो तो मैं तो हुई। दिन बीतते जाते हैं। सुधा आए दिन अपने पति से राशन का सामान मंगवाती थी। कभी चीनी खत्म तो कभी चावल। सुधा का ये रोज का काम हो गया था। एक दिन सुधा की सास उसे बुलाती है। सुधा, क्या बात है बेटा? महीने का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवा लेती? मंगवाया तो था माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों सामान कम पड़ जाता है। पर मैं तो हमेशा जो मंगाती थी उसमें ही बरकत होती थी। घर का कोई सदस्य बढ़ा भी नहीं और ना ही कोई मेहमान आया। फिर क्या बात है बेटा? सुधा को सास पर गुस्सा आ जाता है। तो आप कहना क्या चाहती है माँ जी? मैं अकेली सारा खाना खा जाती हूँ या घर का राशन छुपा देती हूँ? अरे नहीं नहीं सुधा बेटा, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो क्या मतलब है माँ जी? जो भी खाना बनता है आपके सामने ही तो बनता है। सुधा की सास चुप हो जाती है। वो सोचती है कि वो देखेगी कि आखिर महीने भर का राशन कैसे इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। सुधा की सास कुछ दिन किसी न किसी बहाने से रसोई में जाती
तो देखती कि बहुत सा बना हुआ खाना फ्रिज में पड़ा है, तो कुछ जानवरों के खाने के लिए। वो समझ जाती है कि घर में जरूरत से ज्यादा खाना बनता है। सुधा की सास मन में सोचती है, तभी मैं सोचूं राशन कहाँ जा रहा है। सुधा को अन्न की कीमत का अंदाजा ही नहीं है, उसे यह एहसास दिलाना ही होगा। अगली सुबह सुधा की सास उसे बुलाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कोई खास काम? हाँ सुधा, दरअसल मुझे अपनी पुरानी कामवाली से मिलने जाना है। उसके बच्चे की तबीयत काफी खराब है। तुम मेरे साथ चलोगी बेटा? ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। सुधा और उसकी सास कामवाली से मिलने गरीबों की बस्ती में जाते हैं। सुधा की सास उसे कहती है कि वो किसी से अपनी पुरानी नौकरानी के घर का पता पूछकर आ रही है, वो वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करे। सुधा एक झोपड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और अंदर देखने लगती है। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखती है। एक गरीब औरत का बच्चा भूख से रो रहा होता है। चुप हो जा बेटा, मैं देखती हूँ तेरे लिए कुछ खाने को है कि नहीं। छोटे से रसोई घर के सारे डब्बे खोलकर वो देखती है, लेकिन सारे के सारे ही खाली होते हैं। ओह, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हे भगवान, किसी को तो इतना देता है कि वो अन्न को नाली में बहा देते हैं, और मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं अपने बच्चे का खाली पेट भर पाऊं। ये देखकर बाहर खड़ी सुधा की आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास उसके पास आती है। चलो सुधा, उस नौकरानी के घर का पता मिल गया। दोनों साथ में नौकरानी के घर जाते हैं, जहाँ उसका बच्चा पलंग में बीमार पड़ा होता है। अरे किशोरी, क्या हुआ तेरे बच्चे को? क्या बताए मालकिन, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर कह रहा था खराब खाना खाने से इसकी तबीयत बिगड़ी है। अरे तो इसे खराब खाना खिलाया ही क्यों? क्या बताए छोटी मालकिन, किसी के घर से ले आए थे। उन लोगों का पुराना रखा खाना था, वो फेंक रहे थे, और हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था। हमें क्या पता कि उस खाने से मेरे बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। इतना कहकर किशोरी जोर जोर से रोने लगती है। सुधा ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और माँ जी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। घर आकर सुधा माँ को पकड़कर रोने लगती है। क्या हुआ सुधा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? सब ठीक है ना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कहती थी कि अन्न की क्या कीमत होती है। मुझे आज पता चला, जो खाना हम नहीं खाते हैं उसे कचरे में फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं, वो किसी के जीवन के लिए कितना जरूरी है। माँ, आज के बाद अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। बेटा, तूने जीवन में आज सबसे बड़ी बात जान ली है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है बेटा। शिक्षा, अन्न है अनमोल।